Hello everyone, welcome to the Golden Law. So today it's a very first lecture of Rajasthan APU Prelims Batch. इसमें हम अपना जो भी 20 डेज के अंदर राजस्थान का पूरा जो सिलेबस है प्रीलिम्स का वो हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम हमारे जो मेजर लॉज है दैट इज वी हैव आर बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, ये तीनों कर लेंगे. उसके बाद जितने भी हमारे माइनर लॉज है वो अगर एक एक दो दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे बिकॉज सिलेबस उतने ज्यादा है नहीं. ठीक है. तो एक एक लेक्चर में वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएंगे. तो वी विल डू दिस लेक्चर. और ऐसा भी नहीं है कि फास्ट फास्ट करवाऊंगी, ऐसे करवाऊंगी कि आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स वगैरह करवा दूंगी. प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट में आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगी. टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यू कैन गो एंड जॉइन दैट फ्रॉम माय लिंक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. तो नाउ सिलेबस की बात करें तो हमारे पास आईपीसी एंड बीएनएस दोनों ही है. तो आईपीसी को हम बीएनएस के साथ ही पढ़ लेंगे. पुराने सेक्शन आप एक बार देखते हैं ना, और सारी याद रखने की जरूरत नहीं है. जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो याद रखने ना. ठीक है. हिस्ट्री दोनों की थोड़ी बहुत देखो, बाकी फिर हम ठीक है. तो देखो आईपीसी की हिस्ट्री अगर बात करें तो कुछ ज्यादा नहीं है. आईपीसी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. सबको ये पता है. ठीक है. फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी उसमें आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया था. इसका चेयरमैन कौन था? ऑफ कोर्स टीबी मैकॉले. ठीक है. पूरा नाम क्या है इसका? थॉमस पिबिंगटन मैकॉले. ठीक है. अदर मेंबर्स की अगर बात करें तो अदर मेंबर्स हैं हमारे पास, एक है जीएम मैक्लॉड, एक है जीडब्ल्यू एंडरसन, एक है एफ मिलर और चौथा है हमारे पास चार्ली कैपर. इनके अच्छा इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चाहे देख लेना, पढ़ लेना. ठीक है. तो हिस्ट्री आईपीसी में इतनी ही काफी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. अगर बीएनएस की बात करें तो उसकी हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं. ठीक है. बीएनएस की बात करें, देखो आईपीसी 1860 में आया था. उसके बाद हमें जब लगा कि चेंजेस आनी चाहिए तो आईपीसी को रिपील करके हमारे पास बीएनएस 2023 जो था वो आ गया. ठीक है. नाउ 2019 में गवर्नमेंट ने इनिशिएट की थी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, जिसमें उन्होंने लगा हाँ क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करना चाहिए. 2020 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका चेयरमैन कौन था? रणवीर सिंह था. फॉर्मर वाइस चांसलर था ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली. ठीक है. तो रणवीर सिंह वाज द चेयरमैन. कमेटी कौन सी थी? कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ, और इसको रणवीर सिंह कमेटी भी हम कहते हैं. ठीक है. कमेटी क्यों फॉर्म की गई थी? टू रिव्यू एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज, और उसमें जो भी चेंजेस रिफॉर्म्स को करना है उसको सजेशन. ठीक है. कमेटी ने और भी जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे सजेशन वगैरह इनवाइट करके उसके बाद अपनी जो बिल था वो 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में. ठीक है. उसके बाद वो बिल जो था वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया फॉर द डेलिब्रेशन. उसके बाद 20 दिसंबर में लोकसभा में पास किया गया. 21 दिसंबर में राज्यसभा में बिल पास हो गया. 25 दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंशियल का सेनेट किया. ठीक है. तो कौन सी 3 डेट्स है? फर्स्ट वी हैव 20 दिसंबर, देन 21 दिसंबर, 25 दिसंबर. ठीक है. तो ये तीनों डेट में ही हमारा मतलब 5 दिन के अंदर हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया था और बिल जो था वो पास हो गया. लेकिन फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 2024. ठीक है. तो इनैक्टमेंट डेट हमारे पास क्या है? 25 दिसंबर 2023, यानी कि जिस दिन असेंट मिला था प्रेसिडेंट का. ठीक है. और एनफोर्समेंट डेट हमारे पास कौन सी है? 1 जुलाई 2024, यानी कि जिस दिन जो एक्ट था वो फोर्स में आया था. अब ये जो डेट है आप चाहे बीएनएस देख लो, चाहे बीएससी देख लो, चाहे बीएनएस देख लो, तीनों में सेम ही रहेगी. हिस्ट्री भी सेम ही रहेगी बिकॉज तीनों ही बिल जो थे वो 20 दिसंबर में ही पास हुए थे लोकसभा में, 21 दिसंबर में राज्यसभा में, और तीनों को ही बिल में असेंट जो था वो 20 दिसंबर. तो जो हिस्ट्री है ना वो आप तीनों की आप समझ लो कि एक साथ आप कर रहे. ठीक है. ताकि मैं फिर उसमें दोबारा से ये चीजें नहीं कर पाऊँ. Then we have our भारतीय न्याय संहिता. इट वाज एनैक्टेड, ये सारा हमने पढ़ लिया है. ठीक है. 20 चैप्टर्स है इसमें एंड 358 सेक्शंस है. ठीक है जी. और आईपीसी में कितने चैप्टर्स थे हमारे पास? कितने थे? 23 चैप्टर्स थे और 511 सेक्शन. तो 23 के 20 चैप्टर्स हो गए हैं एंड सेक्शंस हमारे पास कम हो गए, 358 हो गए. अब अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो यू विल गेट टू नो कि इसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं है. बस सेक्शन एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो बीएनएस इज मच मोर सिस्टमैटिक एज कंपेयर टू आईपीसी. ठीक है. बहुत अच्छे से बहुत ही सिस्टमैटिकली इनकी सेक्शंस को बनाया गया है, अलग अलग आपको नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. तो बहुत ही सिस्टमैटिक, ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कि बहुत ही सिस्टमैटिक करके इसको बना दिया गया. ठीक है.
तो हमारे बीएनएस में कितने सेक्शन है? 358, आईपीसी में कितने थे? 511। ठीक है, 20 चैप्टर्स है इसमें, आईपीसी में 23 थे। ठीक है, 20 नए ऑफेंस ऐड किए गए हैं, 19 प्रोविजंस डिलीट की गई है, 41 ऑफेंसेस, ये सारे आप खुद से ही देख लेना, इतना कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, ये नए नए सेक्शन जो है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये भी आप खुद से ही चाहे देख लेना। नाउ मूविंग टू आवर सेक्शन से पहले ये थोड़ा सा आप देख लो, इतना इसमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है गहराई में, बिकॉज प्रीलिम्स के हिसाब से इतना वो पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा बेसिस क्लियर हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करें तो 4 स्टेजेस होती हैं हमारी क्राइम। ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं क्राइम की। सबसे पहले तो इंटेंशन। देखो, कोई भी एक्ट करना है सबसे पहले तो फॉर्म होती है इंटेंशन। ठीक है, अगर ए जो है वो बी को मारना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके माइंड में इंटेंशन आएगी दैट आई वांट टू किल बी। ठीक है, तो इंटेंशन क्या है? फर्स्ट स्टेज है इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं वो इंटेंशन के बिना नहीं होते। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटेंशन चाहे पहले से फॉर्म हो या फिर एट द टाइम ऑफ क्राइम फॉर्म हो जाए, लेकिन इंटेंशन हमेशा होती ही है। और जहाँ पे इंटेंशन नहीं होती वो मोस्टली इतने ज्यादा क्रिमिनल एक्ट नहीं माने जाते या उनकी ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इंटेंशन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्राइम। ठीक है, इंटेंशन होती क्या है? इट इज अ मेंटल एलिमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, मतलब कि एक मन में इंटेंशन आ रही है, ए और बी के बीच में लड़ाई है, तो ए की सबसे पहले मन में इंटेंशन आई दैट आई वांट टू किल बी, कि मैं बी से अपना रिवेंज लूंगा, मैं उसको मार दूंगा, व्हाटएवर द थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है? इंटेंशन आती है माइंड में। तो इंटेंशन की अगर बात करें, जनरली आईपीसी में इंटेंशन पनिशेबल नहीं होती। ठीक है, इंटेंशन पनिशेबल नहीं होती, लेकिन अगर आप उस इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहे हो और वो एक्ट जो है वो ऑफेंस है, तो फिर उस केस में ये जो ऑफकोर्स वो ऑफेंस जो है वो एक्ट पनिशेबल होगा, इंटेंशन पनिशेबल नहीं होगी। ठीक है, इंटेंशन के बाद वी हैव प्रेपरेशन। अब सबसे पहले इंटेंशन आई ए के मन में कि वो बी को मारना चाहता है। अब बी को मारने के लिए वो बाजार गया। ठीक है, वहां से उसने पॉइजन खरीदा। तो ये क्या कर रहा है? वो प्रिपेयर कर रहा है। क्या प्रिपरेशन कर रहा है? कि वो बी को मार दे। ठीक है, प्रिपरेशन मींस अरेंजिंग द नेसेसरी मींस और मेजर्स फॉर द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड ऑफेंस। ठीक है, अगर वो गोली से मारना चाहते हैं तो वो ये जाएगा मार्केट में, वहां से बंदूक खरीदेगा, गोलियां खरीदेगा। ठीक है, तो वो क्या है? वो प्रिपरेशन कर रहा है। अगर पॉइजन देके मारना चाहते हैं तो वो जाएगा वहां से पॉइजन खरीद के लाएगा। तो वो क्या है? वो प्रिपरेशन कर रहा है। और प्रिपरेशन भी आईपीसी में जनरली जनरली प्रिपरेशन जो होती है वो पनिशेबल नहीं होती, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जिसमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, देखो इंटेंशन तो कभी भी पनिशेबल होते ही नहीं है। ठीक है, या फिर बीएनएस हो गया। और अगर प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो जनरली पनिशेबल नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली हम प्रिपरेशन को कि ये जो है वो जहर खरीद के लाए, इस चीज को पनिशेबल नहीं करते, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है, जैसे कि डकैती। ठीक है, एक्सेप्शन हम आगे जाके प्रॉपर सेक्शन करेंगे, लेकिन फिर बता रही हूँ जैसे डकैती है। ठीक है, आप डकैती करने की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो वो वेरी मच पनिशेबल है इन आर बीएनएस। ठीक है, या फिर अगर आप वेज वॉर कर रहे हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी पनिशेबल है। तो कुछ ही ऑफेंसेस हैं जिसमें प्रिपरेशन पनिशेबल होती है, अदरवाइज जनरली पनिशेबल नहीं है प्रिपरेशन। ठीक है, देन वी हैव इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या है? कि आप डायरेक्ट मूवमेंट कर रहे हो, कि आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए है। ठीक है, अब ए जो है बाजार से पॉइजन लेके आया, उसने बी के खाने में पॉइजन डाल दिया और बी को वो खाना सर्व भी कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये अटेम्प्ट हो गया। अब बी ने वो खाना खाया नहीं खाया वो तो बात की बात, लेकिन यहाँ पर अब ए जो है उसने अपने तरफ से सारा काम कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अटेम्प्ट आ जाएगा। अटेम्प्ट कहाँ पे शुरू होता है? जहां पर प्रेपरेशन खत्म हो जाती है। देखो, जब हम अटेम्प्ट की सेक्शन प्रॉपरली करते हैं ना, तो ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि हम प्रीलिम्स के हिसाब से कर रहे हैं तो इतना उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट ये एक बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो अटेम्प्ट कहाँ पे शुरू होता है? जहाँ पे प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, उस पॉइंट पे अटेम्प्ट शुरू होता है। बेसिकली अटेम्प्ट वहां पे होता है जहाँ पे आप अब बैक नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको किसी को गोली से मारना है, आपने अपनी बंदूक में से गोली निकाल दी है, ठीक है, तो आपका अटेम्प्ट वहां पे पूरा हो चुका है। अब वो जाके अभी यहाँ पे बी को जो है वो गोली से मारना चाहता है। अब यहाँ पर ए ने अपनी बंदूक जो है वो चला दी है। ठीक है, अब बी को गोली लगे ना लगे, बी साइड हो जाए, वट, या फिर उसको पैर पे लगे, वो मरे ना मरे, वो सारी चीजें बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब ए को कोई भी एक्ट फर्दर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? वो अटेम्प्ट हो गया। पर अटेम्प्ट हमेशा ही पनिशेबल होता है इन आर बीएनएस और आईपी। ठीक है, अकम्पलिशमेंट तो पता ही है, जब फाइनल स्टेज है, जो चाहते हैं कि वो पूरा हो गया। ठीक है, बी को मारना चाहता है, बी मर गया,
तो वो तो अकम्प्लिशमेंट होगी, तो उसमें तो वो तो डेफिनेटली पनिशेबल है ही, ठीक है। तो 4 स्टेजेस हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं 4 स्टेजेस हैं कौन-कौन से। सबसे पहले इंटेंशन आ गई, इंटेंशन जनरली पनिशेबल नहीं होती। इंटेंशन क्या है? मेंटल एलिमेंट है कि हाँ, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इंटेंशन है, इंटेंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होती, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि डकैती कर रहा है कोई सामने वाला पर्सन या फिर वेज वॉर कर रहा है, तो उस केस में वो इसकी प्रिपरेशंस पनिशेबल होंगी, अदरवाइज प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं होती। देन वी हैव अटेम्प्ट, अटेम्प्ट हमेशा ही पनिशेबल होता है। क्या अटेम्प्ट कहाँ पे शुरू होता है? जहाँ पे प्रिपरेशन खत्म हो जाए, मतलब कि जो ऑफेंडर है उसको अभी फर्दर कोई एक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो अटेम्प्ट। देन वी हैव अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऑफेंस हो ही गया है, एक्ट हो ही गया है, जो करना चाहते थे वो अकम्प्लिश ही कर लिया आपने, तो फिर ये तो पनिशेबल होगा ही होगा, और अटेम्प्ट भी हमेशा पनिशेबल होता है, ठीक है। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। देखो एलिमेंट्स की बात करें तो 2 एलिमेंट आते हैं हमारे पास टू एस्टैब्लिश क्रिमिनल लायबिलिटी। 2 एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट कोएक्सिस्ट। फर्स्ट इज एक्टस रियस, सेकंड इज मेंस rea। एक्टस रियस क्या होता है? गिल्टी एक्ट, ठीक है। गिल्टी एक्ट मतलब आप कोई एक्ट कर रहे हो, कोई ऑफेंस कर रहे हो, वो क्या है? हमारा एक्टस रियस। और मेंस rea क्या है? गिल्टी माइंड। मेंस rea मतलब कि बुरी इंटेंशन से अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी एक्ट करने के लिए, कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक तो एक्टस होना चाहिए, यानी कि गिल्टी एक्ट होना चाहिए, और वो जो गिल्टी एक्ट है वो गिल्टी माइंड से यानी कि मेंस से होना चाहिए। सिर्फ एक्टस रियस में पनिशेबल नहीं होता, मेंस वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी शेड में जो है ना वो मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छा मैगजीन भी है, एक्टस नॉन फिसिट्रियम मिसी मेंस मतलब कि an act does not make a person guilty unless accompanied by a guilty mind, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि ए जो है वो बी को मारना नहीं चाहता, वो ए जो था मान लो वो शूटिंग भी कर रहा है, लेकिन वो बी को नहीं मारना चाहता था। वो सपोज यहाँ पे जो भी वो निशाना लगाने वाला होता है ना, ठीक है, वो उस पर निशाने लगा रहा है, बी बाई चांस आगे से कहीं गलती से आ गया। अब यहाँ पर ए ने बी को मारा, ठीक है, तो बी की डेथ हो गई, डेथ कॉज हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिल्टी एक्ट तो है लेकिन गिल्टी माइंड है ही नहीं, ठीक है। एक ही कोई इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की, तो यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो डिफेंस नहीं भी है, उसको नॉलेज वगैरह भी थी, वो हम आगे जाके देखेंगे ऑफकोर्स, तो उस केस में भी जो ग्रेविटी होती है पनिशमेंट की, जो लायबिलिटी होती है उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है, बहुत पनिशमेंट में बहुत। तो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज कब होती है? जब गिल्टी एक्ट भी होता है, गिल्टी माइंड भी होता है। अगर गिल्टी एक्ट नहीं है तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, बिकॉज सिर्फ इंटेंशन तो पनिशेबल होती ही नहीं है। और अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो उस केस में भी हम यहाँ पे डिफेंस वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, ये हम जब करेंगे ना डेफिनेशन तो उसमें आपको क्लियर करवा, ठीक है। अब यहाँ पर मेंजीरिया की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेड है, ठीक है। मेंजीरिया सिर्फ यही नहीं होता है कि ठीक है मेरी मारने की इंटेंशन, अब उसमें इंटेंशन भी आती है, उसमें रेकलेसनेस भी आती है कि आपको पता था कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। अभी कोई पर्सन है वो बहुत एक एक रोड में बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, अब उसको भले ही उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी सामने वाले को मार दूं, लेकिन उसको पता है, उसको रिस्क तो है, वो देख पा रहा है ना कि हाँ कोई आ सकता है आगे से गाड़ी से, उसको टक्कर लग सकती है, लेकिन फिर भी वो अगर गाड़ी तेज से चला रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हम मेंजीरिया में ही मानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है मेंजीरिया की। देन नॉलेज है, अगर किसी पर्सन को भले इंटेंशन नहीं है लेकिन नॉलेज है तो वो भी मेंजीरिया में इंक्लूड होगा। जरूरी नहीं है कि मेंजीरिया में सिर्फ इंटेंशन ही आ रही है आपके, ठीक है। अगर आप नेग्लिजेंस से कोई काम कर रही हो तो वो भी मेंजीरिया में आएगा, ठीक है। रैशनेस से कोई काम कर रही हो वो भी मेंजीरिया में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो गिल्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो पनिशेबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। गिल्टी एक्ट मस्ट अकम्पनी गिल्टी माइंड। अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो ये इसमें तो आपको डिफेंस मिल ही जाएगा, ठीक है। डिफेंसेस कहाँ पे है? सेक्शन 14 से लेके हमें कहाँ तक ये है? सेक्शन 44 तक दिए, ठीक है। तो ये हम डिफेंसेस आई थिंक है आपके सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे, सारे नहीं है बट चलो जितने भी हम पढ़ लें, ठीक है। देन वी हैव सारी सारी तो ये पढ़ेंगे आपको पता चलता है। देन वी हैव, हाँ, ये है हमारी एक्सेप्शन। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? जनरल रूल क्या है कि एक्टस रियस प्लस मेंजीरिया ही क्राइम होता है, ठीक है। अगर मेंजीरिया नहीं है तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, अगर एक्टस रियस नहीं है तो भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है जहां पर मेंजीरिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं, यानी कि वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। मतलब अगर कोई ऐसे एक्ट है, देयर आर सर्टेन एक्ट, सर्टेन एक्सेप्शन, जहां पर आपने सिर्फ एक्ट कर दिया तो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। देखो ये तो जनरल चीज है ना कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर,
तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि नॉर्मली जनरली हम देखेंगे तो एक्टर्स रियस के साथ मेंजीरिया होना रिक्वायर्ड, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर अगर मेंजीरिया नहीं भी है तो उस केस में भी डायरेक्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम डालते हैं, जैसे कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो अगर आपने किडनैपिंग कर ली है किसी पर्सन की तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंटेंशन थी, आपका बैड इंटेंशन थी, नहीं थी, आपका मेंजीरिया था, नहीं था, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी आपको एस्टैब्लिश हो जाएगी, उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर आप स्टैट्यूटरी रेप करें, स्टैट्यूटरी रेप मतलब होता है जो 18 साल से छोटा बच्चा है, अगर मतलब 18 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसका अगर कोई रेप कर रहा है तो वहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, इंटेंशन नहीं देखी जाती। ठीक है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट वेज वॉर कर रहे हो तो इंटेंशन नहीं देखी जाएगी। पब्लिक न्यूसेंस स्प्रेड कर रहे हो, इंटेंशन नहीं देखी जाएगी। आप नहीं कह सकते कि भैया मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी न्यूसेंस स्प्रेड करने की, ओहो सॉरी हो गया, नहीं, इंटेंशन नहीं देखी जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट स्टैंड को, करेंसी को काउंटरफीट कर रहे हो, इंटेंशन नहीं देखी जाएगी। ठीक है, तो इन केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, इंटेंशन नहीं देखी जाती है। अदरवाइज जनरली क्या है कि इंटेंशन देखी जाती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर सेक्शन, तो बेयर एक्ट हम देखते हैं। जब भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ट्रस्ट मी बेस्ट सोर्स यू कैन डू इज देयर एक्ट इटसेल्फ। ठीक है, नोट्स वोट्स के पीछे मत भागा करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं नोट्स वोट्स के पीछे भागते हैं, मत भागा करो। नोट्स चाहिए तो ठीक है, मैक्स टू मैक्स यू कैन डू द केस लॉस फ्रॉम द नोट्स, बट अगर आप कहो कि आप बेयर एक्ट को छोड़ के नोट्स में से पढ़ो, ट्रस्ट मी ऐसे नहीं होता। नोट्स ट्रस्ट बेयर एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेयर एक्ट में से छोटी छोटी एक एक वर्ड जो है ना जितना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं देखोगे, अगर वो नोट्स में से ही रह गया, नहीं आपने पढ़ा वहां से, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज डू ट्राई कि आप बेयर एक्ट से ही पढ़ो। नोट्स कैन बी सप्लीमेंट्री, आप उसको थोड़ा बहुत उसमें से देख सकते हो चीजें, अगर कुछ नहीं समझ आए, बट ट्रस्ट मी प्लीज प्लीज आप नोट्स से ही पढ़ो। ठीक है, और नोट सॉरी बेयर एक्ट से ही पढ़ो, नोट्स वगैरह लैंडमार्क केस लॉज अगर आपने देखनी है तो उसके लिए इनफ। ठीक है, दैट्स इट। नाउ बेयर एक्ट देखिए तो सबसे पहले वी हैव सॉरी शॉर्ट टाइटल। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ये क्या है हमारा शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, यानी कि जो लिस्ट है उसमें 45 नंबर पे क्या है हमारा पीएनएस है। ठीक है, देन ये क्या है हमारी एनैक्टमेंट डेट है, अभी हम करके आए थे 25 दिसंबर 2023, जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। ठीक है सॉरी, then we have an act to consolidate and amend the provisions relating to offences and to matters connected thereto with or incidental thereto। so ये क्या है हमारे पास लॉन्ग टाइटल। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल क्या है भारतीय न्याय संहिता, ये हमारे पास आ गया हमारा लॉन्ग टाइटल। then be it enacted in 74th year of republic में ये enact हुआ है। ठीक है, now chapter 1 preliminary, सबसे पहले this act may be called भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। It shall come into force on such date as the central government made by notification। तो कौन सी डेट दी थी, 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो एनैक्टमेंट डेट क्या है हमारे पास 25 दिसंबर 2023 एंड एनफोर्समेंट क्या है 1 जुलाई 2024। अब प्लीज उसको भूलना मत, बिकॉज तीनों की ही सेम है। ठीक है, तो ये मतलब एक क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। Then every person shall be liable to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। तो ये क्या बता रहा है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है। ये साथ साथ में अगर आप बेयर एक्ट में लिख लोगे ना तो जब पढ़ने की बात आएगी ना तो आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात बता रहा है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है ये कि हर एक पर्सन, ठीक है, हर एक पर्सन जो है वो क्या होगा लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज, हर एक एक्ट के लिए, हर एक ओमिशन के लिए जो कि इस एक्ट की प्रोविजंस के कंट्रेरी आप कोई कर रहे। ठीक है, तो इंट्रा टेरिटोरियल बता रहा है कि बीएनएस जो है वो किस पे लगेगा, विद इन इंडिया कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो उस पे क्या लगेगा, आईपीसी या फिर भारतीय न्याय संहिता लगेगा। ठीक है, now any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for offence committed beyond India and shall be dealt with according to the provisions of this state for any act committed beyond India in the same manner as such act had been committed within India। तो ये किसके बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन।
कि अगर कोई भी पर्सन है वो कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जो बियॉन्ड इंडिया जाके भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन है कोई भी एक्ट कर रहा है चाहे बियॉन्ड इंडिया कर रहा है लेकिन इस प्रोविजन की कंट्रेरी कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी एज इफ दैट पर्सन जो भी उसने वो एक्ट किया है उसने क्या है विद इन इंडिया किया है। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहा है हमारा सबसेक्शन 5। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, वो जनरली बता रहा है कि अगर बियॉन्ड इंडिया भी कोई पर्सन कोई क्राइम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन किन केसेस में मिलेगी। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कब कब मिलेगी, कोई भी अगर सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कहीं बाहर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, तो उसका ट्रायल जो है वो बीएनएस के अंदर इंडिया में चलाया जाता है। ठीक है, नाउ एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट में भी, ठीक है, अगर कोई शिप है एयरक्राफ्ट है उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस वगैरह कर रहे हैं तो उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है चाहे वो विद इन इंडिया रह रहा है चाहे वो इंडिया के सिटीजन है चाहे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिटीजन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने बाहर जाके कोई क्राइम किया और वो जो क्राइम है वो क्या है, बीएनएस के अकॉर्डिंग वो एक ऑफेंस है तो उसको ट्राई किया जा सकता है विद इन इंडिया, जैसे कि उसने वो जो ऑफेंस है वो विद इन इंडिया ही किया है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर कोई शिप है कोई एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में रजिस्टर है और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया गया, ठीक है, उसको चोरी कर लिया या उसका जो भी सामान वगैरह चुरा लिया वट एवर कोई भी ऑफेंस किया है उसके अगेंस्ट, तो उसको पनिश किया जा सकता है उस पर्सन को। अब वो पर्सन भले ही सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ना कोई भी पर्सन, ठीक है, भले ही सिटीजन है भले ही नहीं सिटीजन है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस में चाहे इंडिया में विदाउट इंडिया बियॉन्ड इंडिया रह रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को जो इंडिया में लोकेट है तो उसको भी पनिश किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 4 में क्या, सेक्शन 3 में क्या बता रहे हैं, इंटर टेरिटोरियल बता रहा है, ये तो सिंपल इसमें कुछ है नहीं। 4 बता रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है 61 कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वो कोई क्राइम कर रहा है बाहर जाके, ठीक है, जो बीएनएस की प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो उसको पनिश किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन है भले ही सिटीजन है भले ही नहीं सिटीजन है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो या तो कोई शिप एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर है उसके अगेंस्ट कोई क्राइम कर रहा है या फिर क्या है, कोई कंप्यूटर रिसोर्स है जो लोकेट किया गया है इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई कंप्यूटर रिसोर्स है उसको टारगेट कर रहा है, ठीक है, उसको हैक वगैरह कर रहा है या वट जो भी चीज कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को पनिश किया जाता है। क्लियर? देन वी हैव दिस एक्सप्लेनेशन। In this section, the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be, इसको छोड़ के ये वही चीज है कि offense होना चाहिए मतलब विद इन इंडिया। नाउ इलस्ट्रेशन क्या है हमारी, ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ए क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, मर्डर कमिट किया किसी भी प्लेस में विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो उसको ट्राई किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ठीक है, तो अगर ए है यहाँ पर उसने, ठीक है, अब ये क्या है, इंडिया का सिटीजन है लेकिन उसने क्या किया, सपोज कनाडा जाके किसी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर भले उसने मर्डर जो है वो कनाडा में किया है लेकिन मर्डर तो ऑफेंस है, और कहाँ पे ऑफेंस है, इंडिया में भी ऑफेंस है, तो ए को इंडिया में भी ट्राई किया जा सकता है जैसे उसने ये मर्डर जो है वो इंडिया में ही किया। ठीक है, उसको कन्विक्ट भी किया गया जा सकता है, ट्राई भी किया जा सकता है इन इंडिया जहां पर भी वो मिल जाए। ठीक है, सिक्स क्या कह रहे हैं, सिक्स जो है वो थर्ड वाले पे एक्सप्लेन करता है, एक्चुअली वो थर्ड के साथ ही करते हैं बट आई फॉरगॉट। ठीक है, तो थर्ड के साथ ही करते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन, हर एक पर्सन जो इस बीएनएस के कंट्रेरी प्रोविजंस में कोई भी ऑफेंस वगैरह करेगा उसको विद इन बीएनएस हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है 6(1), उसके एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर म्यूटिनी वगैरह है या डिजर्शन ऑफ ऑफिसर है, बेसिकली जो आर्मी वगैरह के ऑफेंसेस होते हैं, सोल्जर्स है, सेलर्स है, एयरमैन है, तो उसमें ऑफकोर्स जो स्पेशल लोकल लॉ उनका होगा वो ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, ये जो बीएनएस अगर हम बात करते हैं, बीएनएस क्या है या फिर हमारा जो सीआरपीसी है, अभी जो बीएनएसएस हो गया है, ठीक है, ये होते हैं जनरल लॉ। ठीक है, तो जनरल लॉज होते हैं, अगर वहां पर कोई लॉ वगैरह नहीं है तो उस केस में ये अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर किसी एक्ट में, किसी स्पेशल लॉ में या किसी लोकल लॉ में कोई पर्टिकुलर अलग से प्रोविजन दी गई है, ठीक है, जैसे कोई अलग से उनका ट्रिब्यूनल बनाया गया है या फिर अलग से उनकी कोई प्रोविजन है या अलग से उनका कोई फास्ट ट्रैक वगैरह चलता है, तो हमेशा स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की जो प्रोविजन है ना वो प्रिवेल करती है ओवर दीज एक्ट। ठीक है, ये चीज आप प्लीज याद रखना हमेशा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जब भी आप बीएनएस पढ़ो, बीएनएसएस पढ़ लो, सेविंग क्लॉज में ये चीज देखनी होती है कि अगर कोई स्पेशल लोकल लॉ है तो वो क्या करेगा, वो प्रिवेल करेगा ओवर दीज लॉ। ठीक है, तो एक बार फिर से हम सेक्शन 1 देखें, तो सेक्शन 1 हमारा क्या कह रहा है,
सेक्शन 1 तो सेक्शन 1 जो है क्या कह रहा है, सबसे पहले उसमें शॉर्ट टाइटल बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेक्शन सेकंड में हमारी डेट आ जाती है। सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, 4 बात कर रहा है, और इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, 6th सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये नॉर्मली क्या बात कर रहा है कि हर पर्सन को पनिश किया जा सकता है अगर कोई बीएनएस की कोई ऑफेंस वगैरह कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि अगर म्यूटिनी वगैरह है या फिर डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स है, मतलब बेसिकली जो आर्मी वगैरह के हैं उसमें उनका स्पेशल लॉ लोकल लॉ है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या बात कर रहा है, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उनकी बात कर रहा है कि अगर कोई बियॉन्ड इंडिया कोई एक्ट वगैरह कर रहा है जो बीएनएस में ऑफेंस है तो उसको यहाँ पे आके पनिश किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। फिर तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस चीज को किया जा सकता है अगर वो सिटीजन है, ठीक है। कोई भी पर्सन शिप या एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहे हैं इंडिया की, या फिर किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स जो है उसको टारगेट कर रहे हैं उसके, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेक्शन 1, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेक्शन 2। आई होप सबको क्लियर हो रही हैं चीजें, अगर नहीं होंगी आप मुझको प्लीज कमेंट में डाउट वगैरह पूछ लेना, या फिर मेरा टेलीग्राम हैंडल भी होगा, अब उसमें भी अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। इंस्टा अकाउंट है उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डीएम मी टू एनीथिंग, ठीक है। नाउ वी हैव सेक्शन 2, ठीक है। इसमें डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन हम सारी नहीं करेंगे, फर्स्ट एग्जाम में आनी है, इंपॉर्टेंट वो करेंगे, बाकी आप खुद से रीड कर लेना, नो इशू। सो फर्स्ट वी हैव इज एक्ट। एक्ट क्या बात कर रहे हैं, एक्ट सेक्शन 2(1) में दिया है और इसी के साथ 225 जो है वो भी हम पढ़ लें, ठीक है। एक्ट बात कर रहे हैं, एक्ट क्या है, कोई एक्ट करना, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। तो एक्ट में क्या आएगा, सीरीज ऑफ एक्ट भी आता है और सिंगल एक्ट भी आता है। तो अगर सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो रही है तो उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगल एक्ट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए है, उसने बी को मारा बेटा, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो डेथ है वो कॉज, ठीक है। अब इसने ए ने पहले उसको थप्पड़ मारा, उसके बाद उसको यू नो क्या कहते हैं, उसको गिराया, फेंका, वट एवर, एक एक एक्ट हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरऑल हम एक्ट जो है वो काउंट करेंगे और सीरीज ऑफ एक्ट को भी हम सिंगल एक्ट मानते, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये जो है वो बी के घर पे चोरी करने गया, सबसे पहले उसने हाउस ट्रेसपास किया, उसके बाद उसने हाउस ब्रेक किया, ठीक है। देन वी हैव लर्किंग, मतलब रात को छुपते छुपाते वो आया, ठीक है। उसने उसके बाद बी को रिस्ट्रेन किया और उसके बाद थेफ्ट किया, तो इस सबको हम क्या मानते हैं, एक सिंगल एक्ट जो है हम मानते हैं, ठीक है। तो एक्ट में इंक्लूड क्या होती है, सीरीज ऑफ एक्ट एंड सिंगल एक्ट जो है वो दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। देन इसी के साथ हम पढ़ेंगे ओमिशन 225, आप खुद से निकाल लेना वहां से, मेरा जाएगा सारा। 225 क्या कह रहा है कि ओमिशन में क्या इंक्लूड हो रहा है, सीरीज ऑफ ओमिशन से इंक्लूड हो। तो अगर आप एक से ज्यादा एक्ट कर रहे हो तो ओमिशन क्या होता है, बेसिकली आपको कोई काम करना है, ठीक है, यू आर लीगली बाउंड टू डू समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कोई पर्सन है हु इज लीगली बाउंड टू डू समथिंग और वो चीज नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो ओमिशन है। और ओमिशन में एक सिंगल ओमिशन में इंक्लूड हो रही है और सीरीज ऑफ ओमिशन जो है वो भी इंक्लूड हो रही है। सीरीज ऑफ ओमिशन को भी हम क्या मानते हैं, सिंगल ओमिशन भी मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एनिमल। एनिमल मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर, ठीक है, अदर देन ह्यूमन बीइंग। देन चाइल्ड। चाइल्ड में क्या आ रहा है, एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से छोटा अगर कोई भी है तो वो क्या है, वो चाइल्ड में आ जाएगा, ठीक है। देन काउंटरफीट। काउंटरफीट इज इंपॉर्टेंट। काउंटरफीट, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट। देखो काउंटरफीट होता क्या है, आप कुछ नकली बना रहे हो, ठीक है, जाली कोई चीज बना रहे हो, तो वो क्या है, वो हमारा काउंटरफीट में आ जाता है। तो नेक्स्ट वी हैव इज काउंटरफीट। नाउ काउंटरफीट की अगर बात करें, वैसे क्या होता है कि अगर आप नकली कोई चीज बना रहे हो, वो पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर। अगर कोई इस तरह से काउंटरफीट, काउंटरफीट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप कोई पर्सन है वो, ठीक है, एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिसेंबल करने की कोशिश करता है, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि वो जो रिसेम्बलेंस है उससे वो डिसेप्शन, मतलब किसी को धोखा दे सके, किसी पे डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सके, किसी को धोखा दे सके, तो वो क्या हो गया, वो काउंटरफीट हो गया, ठीक है। मतलब कि जैसे ये होते हैं हमारे ये जो शूज वगैरह होते हैं, ठीक है, स्नीकर्स होते हैं नाइकी वगैरह के, तो उसमें नॉर्मली तो जैसे भी होता है वो जो फर्स्ट कॉपी वगैरह होती है उसमें लोगों को पता होता है कि ठीक है ये जो है ये नकली है, इसका फर्स्ट कॉपी व्हाटएवर, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो बिल्कुल उसको सेम बना के उसको एज अ ओरिजिनल बेच रहा है, इस इंटेंशन से बेच रहा है कि किसी पर्सन पे उसको मतलब डिसेप्शन प्रैक्टिस की जा सके, किसी को धोखा दिया जा सके,
तो वो क्या हो गया, वो काउंटरफीट हो गया। ठीक है, जैसे करेंसी वगैरह काउंटरफीट की जाती है, नकली बनाई जाती है, किस इंटेंशन से बनाई जाती है कि उसको एज ओरिजिनल जो असली करेंसी है उसकी तरह यूज किया जा सके। ठीक है, तो काउंटरफीट का क्या मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से रिसेंबल करवाने की कोशिश कर रहा है और वो रिसेंबलेंस किस इंटेंशन से करवा रहा है कि उससे क्या हो, उससे वो डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सके, किसी को धोखा दे सके, तो वो क्या हो गया, वो हमारा काउंटरफीट हो गया। और जरूरी नहीं है कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल 100% सेम है चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी रिसेम्बलेंस होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो उसको देख के अगर वो धोखा खा रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि ओरिजिनल है, तो वो यही माना जाएगा कि आप उसको काउंटरफीट कर रहे हो, भले ही आपने 100% उसको सेम नहीं भी बनाया। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये हमारी कह रही है दैट इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। इवन अगर इमिटेशन एग्जैक्ट नहीं है तो भी अगर आपकी इंटेंशन है डिसेप्शन प्रैक्टिस करने की, आप कर रहे हो डिसेप्शन प्रैक्टिस, तो फिर वो इनफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है, when a one person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that the person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person who causing the one thing to resemble is likely that description would be practiced। तो वही चीज मैंने आपको बताई है कि एक तो वो सेम नहीं होनी चाहिए और इतना काफी है कि उसको देखने से आप मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो धोखा खा सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा मैच कर रही है तो एग्जैक्ट नहीं भी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना ही इसमें कर लो आप, इनफ है। कोर्ट, कोर्ट का तो पता ही है, ठीक है, जज वगैरह है। Then that means death of human being unless the contrary based on the context, then dishonesty, dishonesty very important। ठीक है, very important। Dishonesty क्या है, means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful gain to another, wrongful loss to another person। तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे एक पर्सन को wrongful gain हो रहा है, दूसरे पर्सन को wrongful loss हो रहा है, तो वो क्या है, वो dishonestly वो एक्ट को कर रहा है। अभी wrongful gain wrongful loss की जो डेफिनेशन है वो 35 36 36 37 38 पे है, वो निकालो आप, सेक्शन 36 37 38। अच्छा प्लीज अगर आप पढ़ रहे हो ना तो इफ यू कैन डू तो आप अपना बेयर एक्ट साथ में रख लो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिख सकते हैं ना आप प्लीज बेयर एक्ट पे लिखो, बिकॉज अगर बेयर एक्ट पे लिखोगे ना तो आप मतलब अलग से अगर आप कॉपी वगैरह पे लिख रहे हो तो जब आप एग्जाम में आपको रीड करोगे ना तो यू विल हैव टू फाइंड दैट थिंग एंड ऑल। तो बेयर एक्ट पे लिख लो, सबसे बेटर है। ठीक है, तो wrongful gain क्या है, gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally। तो डिसऑनेस्टी करने के लिए पहले तो ये 3 डेफिनेशन हम करेंगे। ठीक है, तो रॉन्गफुल गेन क्या है, रॉन्गफुल गेन मतलब अनलॉफुल मीन्स आप यूज करके कोई भी पर्सन कोई ऐसी प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी किसकी है, ए की है। अब बी ने क्या किया, वो गाड़ी क्या कर ली, चोरी कर। ठीक है, अब यहाँ पर बी को क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ। क्यों रॉन्गफुल गेन हुआ, बिकॉज यहाँ पर उसकी ये जो गाड़ी है इसके लिए ये लीगली टाइटल नहीं है। ठीक है, पैसे किसने खर्चे हैं, ए ने खर्चे हैं, गाड़ी किसकी है, ए की है, लेकिन बी ने इसको चोरी कर लिया, तो बी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो बी है, बी जो है यहाँ पर ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू दैट गाड़ी, राइट, लेकिन फिर भी उसने वो गाड़ी खरीदी, मतलब चोरी कर ली। तो यहाँ पर बी को क्या हो रहा है, बी को हो रहा है रॉन्गफुल गेन। ठीक है, और वहीं पर जो ए है, ए क्या है, उसकी गाड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। रॉन्गफुल लॉस मीन्स लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू व्हिच द पर्सन यूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। तो ये गाड़ी के लिए लीगली एंटाइटल्ड कौन था, ए था, उसने अपने पैसे खर्चे हैं। ठीक है, तो ए जो था वो लीगली एंटाइटल्ड था उस गाड़ी के लिए। ठीक है, उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। अनलॉफुल मीन्स से, अनलॉफुल मीन्स के चोरी करना क्या है, अनलॉफुल मीन्स ही है ना। तो अगर कोई से पर्सन का लॉस हो रहा है इस वजह से, तो उसको क्या हो गया, रॉन्गफुल लॉस हो। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, रॉन्गफुल गेन क्या है, कोई कोई पर्सन ऐसी चीज को गेन कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं, तो वो क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन हो गया। और कोई ऐसा पर्सन, कोई पर्सन ऐसी चीज को लूज कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है, तो वो क्या हो गया, वो रॉन्गफुल लॉस हो गया। मतलब जो चीज जिसके पास होनी चाहिए थी उसके पास नहीं है तो उसका तो लॉस है, और जिसके पास नहीं होनी चाहिए थी उसके पास है तो उसका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन क्लियर हो गया। नाउ गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली, इसी के साथ हम पढ़ते हैं। गेनिंग रॉन्गफुली क्या होता है कि अब जो बी है, ठीक है, उसने अनलॉफुल मीन्स को यूज करके चोरी चिकारी करके वो गाड़ी जो है वो अपने पास रिटेन, मतलब अपने पास तो ले लिया है, अब वो उसको रिटेन भी कर रहा है, मतलब
गाड़ी चोरी करके उसके पास वी के पास ही पड़ी, ठीक है। तो अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, मतलब क्या करके रख रहा है, रिटेन करके रख रहा है प्रॉपर्टी को अपने पास। नाउ ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी, बट वो रिटेन भी कर रहा है, उसने एक्वायर भी की है अनलॉफुल मीन से, अब उसको रिटेन भी करके रख रहा है वो रॉन्गफुली, तो वो क्या होगी, गेनिंग रॉन्गफुली। एंड लूजिंग रॉन्गफुली बिल्कुल उसका उल्टा है कि कोई पर्सन जो है वो जो था, सॉरी डब्ल्यू आर एस, तो कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो लीगली एंटाइटल था उस चीज के लिए, ठीक है। तो उसको उससे जो एक्वायर की गई थी वो किससे की गई थी, अनलॉफुल मीन से की गई थी, ठीक है। तो पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी उसकी थी लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, उसको केप्ट आउट किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए जिसका वो लीगली हकदार है, ठीक है। तो दोबारा से इसको एक बार देख लो। तो रॉन्गफुल गेन क्या हो गया, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी चीज के लिए लीगली एंटाइटल नहीं है, वो चीज को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस क्या है, कोई पर्सन लीगली एंटाइटल है उस चीज के लिए लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, उसको डिप्राइव किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। और सॉरी रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। और गेनिंग रॉन्गफुली क्या है, जब कोई पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी को वो ले भी गया है, अब उसको एक्वायर भी कर लिया है उसने, अब वो उसको रिटेन भी कर, तो वो क्या हो गया, गेनिंग रॉन्गफुली। और जब तक वो उसको रिटेन करके रखेगा हम मानेंगे दैट दैट पर्सन इज गेनिंग रॉन्गफुली, ठीक है। और लूजिंग रॉन्गफुली क्या है कि एक तो उसकी प्रॉपर्टी तो गई है उसके हाथों से, ठीक है, और उसको केप्ट आउट भी किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब उसको मिल भी नहीं रही है, तो जितने टाइम के लिए नहीं मिल रही वो क्या है, दैट पर्सन इज लूजिंग रॉन्गफुली, ठीक है। और डिसऑनेस्टी कहाँ पे दिया था, 27 में दिया था। वो क्या था कि जब आप रॉन्गफुल गेन हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो हम क्या मानते हैं कि वो डिसऑनेस्टी हो रहा है, ठीक है। So doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person, एक पर्सन को wrongful gain करना चाहते हो, दूसरे पर्सन को wrongful loss करना चाहते हो, कोई भी ऐसा है इस इंटेंशन से कर रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा, वो डिसऑनेस्टी का काम करें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप बीएससी में पढ़ोगे ना, तो उसकी बहुत अच्छी, बहुत एक्सप्लेन करके डेफिनेशन जो है वो डॉक्यूमेंट की दी है, हम बीएससी में पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है ऑन एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो डॉक्यूमेंट अगर बीएनएस में पढ़े, बीएससी में पढ़े, तो डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, दैट इज डॉक्यूमेंट। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी सब्सटेंस में कोई भी मैटर लिख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, चाहे लेटर से कर रहे हो, फिगर से कर रहे हो, या फिर मार्क्स से कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनको मिला के किसी ना किसी एक से ज्यादा मीन से कर दो, तो वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। अगर किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई मेटल की प्लेट है उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन की गई है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। पेन पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, वो तो चलो डॉक्यूमेंट है ही है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड है, पेन ड्राइव में कुछ रखा हुआ है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, अगर किसी भी चीज पे आपने मैटर एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है किसी भी सब्सटेंस पे बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, तो वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर आपने कुछ मतलब ये जो ड्राइंग वगैरह होती है, ये कार्टून वगैरह होते हैं, वो क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है। अगर आप पेज पे बना रहे हो या किसी भी चीज पे बना रहे हो, क्योंकि किसी भी तरीके से फिगर से एक्सप्रेस ही तो किया गया है ना, मार्क्स से एक्सप्रेस ही तो किया गया। तो एनीथिंग जिसके ऊपर भी कुछ किसी भी तरीके का कोई मार्क्स बनाए, मैप क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पहले इसमें कुछ लिखा ही होता, बट वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है। तो बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वन, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मींस और अबाउट व्हाट सब्सटेंस लेटर फिगर्स मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर दैट इज इंटेंडेड फॉर एन मेबी यूज्ड इन रिपोर्ट और नॉट, ठीक है। तो राइटिंग अगर आपने पेन पेपर के ऊपर कुछ लिखा है, कॉन्टेक्ट किया है, तो वो क्या है, वो एविडेंस है। चेक बुक है, चेक है, वो एविडेंस है, पर उसमें कुछ लिखा हुआ होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी मार्क्स बने हो, लेटर हो, फिगर हो, लेकिन कुछ लिखा हो, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है, मैप ऑफ प्लान डॉक्यूमेंट है, राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। बीएस से पढ़ोगे ना, उसमें एग्जाम्पल है कैरिकेचर होता है, कैरिकेचर होती है ना, वो कार्टून से बने होते हैं एक्चुअली, फिगर्स ही होती हैं, आप गूगल से सर्च कर लेना, तो वो क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन टू क्या है, whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or within section, छोड़ दो, important नहीं है, ठीक है। एक और चीज है,
इसमें आप इलस्ट्रेशन मत छोड़ के जाना, बीएस में जितने भी आपके सेक्शन है उसकी रीजनल के कई बार डायरेक्ट इलस्ट्रेशन उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। और ढंग से पढ़ के जाना, अगर कहीं भी नॉट नहीं लिखा या लिखा है वो भी देख लेना, तो कई बार क्या करते हैं नॉट हटा देते हैं या नॉट लिख देते हैं, तो फिर उसमें जो मीनिंग है ना वो बदल जाता है। क्या जब हम आगे करेंगे ना तो आई टेल यू वन बाय वन एवरीथिंग, बट फिर भी मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2-9 मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अगर आप फ्रॉड करने के लिए कोई भी एक्ट कर रहे हो, इस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि सामने वाले के साथ फ्रॉड करना है, तो वो क्या है, वो फ्रॉडलेंटली एक्ट कर रहे हो, ठीक है। जेंडर में क्या आएगा, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर वेदर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है, कि ही जो है वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, ट्रांसजेंडर के लिए होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव के लिए होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है मेल टिक लगा लेते हैं, मेल टिक नहीं लगाना, तीनों के लिए ही, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए क्या डेरिवेटिव यूज होता है, ही, ठीक है जी। तो हमारा क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। देन वी हैव इज गुड फेथ, गुड फेथ मतलब डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्ट ड्यू केयर अटेंशन के साथ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वो एक्ट जो है वो गुड फेथ में नहीं कर रहे, ठीक है। तो गुड फेथ का मतलब ये नहीं है कि अच्छी इंटेंशन से काम करें, सिर्फ वो ही नहीं है, ठीक है। गुड फेथ मतलब कि एक्ट जो भी है वो किससे होना चाहिए, ड्यू केयर एंड कॉशन से वो एक्ट होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट आ जाएंगी। हार्बर का मतलब क्या है, बेसिकली हार्बर का मतलब क्या है कि किसी पर्सन को आप सप्लाई दे रहे हो, बेसिकली हार्बर का मतलब क्या होता है कि शरण देते हो आप, है ना, शरणागत, शेल्टर देना जिसको हम कहते हैं हार्बर होता है वो। तो अगर किसी पर्सन को शेल्टर दे रहे हो, खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, मनी दे रहे हो, क्लोथ दे रहे हो, आर्म्स दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, मींस ऑफ कन्वेंस दे रहे हो, और असिस्ट कर रहे हो उस पर्सन को किसी भी तरीके से, वेदर ऑफ द सेम काइंड और दोज एनिमल्स इन दिस लॉस टू इवेड एप्रीहेंशन, बेसिकली भगाने के लिए उसको, आप अगर कोई ऑफेंस करके आया है, ठीक है, तो उसमें आप उसको किसी तरीके से कोई फूड शेल्टर वगैरह या कोई शरणार्थी वगैरह कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, हार्बर कर रहे हो। और इसमें भी एक चीज है कि हस्बैंड अपनी वाइफ मतलब स्पाउस अगर हार्बर कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं करता, ठीक है। मगर अगर कोई और करेगा तो फिर उसके लिए पेनल्टी बनती है, ठीक है जी। मतलब कि अगर जैसे हस्बैंड है, ठीक है, वो कोई ऑफेंस करके आया है तो ऑफकोर्स वो घर ही आएगा ना, अपनी तो वाइफ के पास जाएगा, वो उसको बताएगा, तो वाइफ उसको हार्बर करेगी, तो वो वाइफ के लिए ऑफेंस नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन अगर कोई और पर्सन किसी थर्ड पर्सन के पास गया और उसने अगर उसको हार्बर किया तो वो फिर इस पर्सन की पेनल्टी बनती है, इसकी नहीं बनती, वाइफ की नहीं बनती, ठीक है। तो अगर कोई स्पाउस देयर वाज अ केस, ठीक है, तो उसमें क्या था, वो एक ना पर्सन था, वो खून करके आया था, किसी ने मर्डर करके आया था, एंड तो जो ब्लड जो कपड़े वगैरह थे, जो क्लोथ वगैरह थे, इट वाज वेरी मच स्टेन्ड विद ब्लड एंड ऑल, तो वो वाइफ के पास अपनी गया, जब दरवाजा खटखटाया उसने वाइफ के पास गया, वो बताया उसने कि खून करके आया, तो यहाँ पर उसकी वाइफ हार्बर करेगी उसको, ठीक है। तो ये ऑफेंस नहीं माना चाहिए वाइफ के लिए, लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन हार्बर कर रहा है तो पनिशमेंट फिर उसकी भी बनती है, ठीक है, क्योंकि एड करना भी तो पनिश ही है ना एक तरह से, तो मतलब ऑफेंस ही माना जाता है। देन इंजरी, इंजरी मतलब इंजरी में 4 चीजें आती है हमारे पास, बॉडी में, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं अगर आप कोई भी पर्सन कोई भी हार्म कॉज कर रहा है इन 4 चीजों में, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंजरी है। तो इंजरी क्या है, मींस एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज्ड, हार्म इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, 4 चीजें आएंगी इसमें, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इन चारों को याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि किस किस में इंजरी जो है वो मानी जाए, ठीक है। दैट इलीगल एंड लीगल अमाउंट थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ना ऊपर से जज में क्या क्या है आपको पता ही होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सेक्शन अगर याद रखना होगा रखिए ना। लाइफ मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अनलेस दैट फ्रॉम द कंटेक्स्ट। लोकल लॉ, लोकल लॉ मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में स्टैब्लिश होता है, ठीक है। जैसे अगर राजस्थान है, ठीक है, उनके पर्टिकुलर एक्ट है, हमारे पास राजस्थान एक्साइज एक्ट है, तो ये जो राजस्थान एक्साइज एक्ट है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ राजस्थान पे अप्लाई हो रहा है ना, बाहर तो किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा, हर किसी स्टेट के अपने अपने एक्साइज एक्ट है, ठीक है। देन देयर वाज एक्ट ऑफ मतलब जो भी लोकल लॉज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो रहे हैं वो हमारे लोकल लॉ हो गए, ठीक है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे 2-30 में है स्पेशल लॉ, आप अपने पे निकाल सकते हो। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे होता है ना, स्पेशल लॉ किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनता है, ठीक है। जैसे एनडीपीएस है, तो नारकोटिक के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो किसमें जाएंगे, वो स्पेशल लॉ जो हमारा एनडीपीएस है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। पॉक्सो एक्ट है, तो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं
वो किस में जाते हैं, वो पॉक्सो एक्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अगर किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे लॉज बने हैं तो वो हमारे स्पेशल लॉ होती है। लोकल लॉज अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे वो लग रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो लोकल लॉ हो जाएंगे, ठीक है। मंथ एंड ईयर करने की जरूरत है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको हम पढ़ते होते हैं टीपीए की डेफिनेशन के साथ, सेल ऑफ गुड्स की एक्ट की डेफिनेशन के साथ। तो मेंस में करना हो तो फिर तो वो बहुत लंबा चला जाता है। प्रीलिम्स के लिए आप बस ना याद रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो सारी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी में जाती है, ठीक है। और लैंड वगैरह इसमें नहीं आती है। और जो चीजें अटैच होती हैं विद द अर्थ, चाहे परमानेंटली फास्टन की है, तो वो क्या आएंगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती है। बाकी हर एक प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है, ठीक है। देन नंबर ओथ ये करने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस छोड़ दो। कमीशन हमने कर दिया है। पर्सन, पर्सन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। तो ह्यूमन नहीं आ रहा है पर्सन, ठीक है। इट इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। पब्लिक मतलब क्लास ऑफ पब्लिक और एनी पब्लिक। पब्लिक सर्वेंट की बहुत लंबी डेफिनेशन है। बेसिकली इसमें इन शॉर्ट अगर आपको देखना हो तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह में काम कर रहे हैं वो सारे क्या है, हमारे पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। देन वी हैव इसका ना मेरे पास नोट्स है, मैं आपको इस पब्लिक सर्वेंट वाली जो सेक्शन है इसके नोट्स दे दूंगी। इसमें बेसिकली बस छोटा छोटा लिखा हुआ है पर्टिकुलर कि ये आर्मी वाले हैं, इसमें ये है, तो वो आप वहां से पढ़ लेना, शॉर्ट में हो जाएगा, इतना लंबा करने की फिर जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। देन 229 रीजन टू बिलीव इम्पोर्टेंट, ठीक है। रीजन टू बिलीव क्या होता है, बेसिकली अ थिंग इफ यू हैव सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। रीजन टू बिलीव क्या है, अगर किसी पर्सन के पास सॉरी सफिशिएंट कॉज है किसी चीज को बिलीव करने का तो वो रीजन टू बिलीव। स्पेशल लॉ हमने कर लिया। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, चेक वगैरह जो आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह क्या है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज और purports to be document whereby any legal right, ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। Whereby any person acknowledge that he lies under legal ability or has not certain legal right। तो बेसिकली वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई लीगल राइट क्रिएट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, ठीक है जी। वैसल, वैसल मतलब means anything made for the conveyance by water of human beings or of property, ठीक है जी। वॉलंटरी मतलब 233 इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वी हैव वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है कि अगर आप कोई एक्ट क्या कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, दैट इज वी हैव वॉलंटरी, ठीक है। तो a person is said to cause an effect voluntarily when causes it by means whereby he intended to cause it, ठीक है। यहाँ तो उसकी इंटेंशन है कोई एक्ट करने की, ठीक है, या फिर उसको नॉलेज है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर एक्ट करूंगा तो उससे ये पर्टिकुलर चीज हो जाएगी। दोबारा से बता दूं, वैसे अगर वॉलंटरीली बताऊं तो क्या होता है कि अगर कोई एक्ट कोई पर्सन अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, ठीक है, तो कब कब माना जाता है कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट वॉलंटरीली किया है। सबसे पहले तो अगर तो उसकी इंटेंशन है वो एक्ट करने की तो फिर तो वॉलंटरीली की कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से इंटेंशन से कर रहे हैं। सेकेंडली इंटेंशन नहीं है लेकिन उसके पास नॉलेज है कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे ये चीज हो सकती है, ठीक है। अगर कोई जैसे पेट्रोल पंप है उसमें कहते हैं ना स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो आपकी इंटेंशन नहीं है वहां पे अगर फायर वगैरह लगाने की, लेकिन अगर आप वहां पे स्मोकिंग कर रहे हो, आपको नॉलेज है कि अगर मैं ये सब एक्ट करूंगा तो इससे यहाँ पर जो है वो आग वगैरह लग सकती है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, नॉलेज है। अगर इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव होना चाहिए मतलब सफिशिएंट कॉज होना चाहिए टू बिलीव कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा। तो वॉलंटरी में तीन चीजें आती है, या तो इंटेंशन होनी चाहिए, या नॉलेज होनी चाहिए, या फिर रीजन टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है जी। अब इलिस्ट्रेशन है, यहाँ पर ये नहीं क्या किया, ये क्या करना चाहता था, किसी को मारना नहीं चाहता था, वो रॉबरी करना चाहता था। तो उसने मान लो घर में जो है वो आग लगा दी, ठीक है। अब उसकी वजह से वो जो आग उसने लगाई उसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो बी है मान लो उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की, मुझे तो बस रॉबरी करनी थी। लेकिन यहाँ पर भले इंटेंशन नहीं थी, उसके पास नॉलेज थी, ठीक है, उसके पास रीजन टू बिलीव था कि अगर मैं यहाँ पर आग लगाऊंगा तो हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाएगी। तो मैं इवन ही वो
किसी की डेथ के लिए सॉरी भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये माना जाएगा दैट ही हैज कॉज्ड डेथ वॉलंटरली। देन विल मींस एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स में विल आ जाएगा, ठीक है। वुमेन मतलब ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी ईयर, ठीक है। तो 18 साल से अगर कोई छोटा है तो वो भी वुमेन में आ जाएगा, सो एनी एज। ओके, सो ये 36, 37, 38 हमने कर लिया है, ठीक है। 39 बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी एक्सप्रेशन है जो इस एक्ट में यूज किए गए हैं बट उनको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उनको डिफाइन किया गया है कहाँ पे, या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दैट इज बीएनएस है। तो फिर उसका क्या मीनिंग होगा, सेम मीनिंग होगा जो उस सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 39 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जो बीएनएस में यूज किए गए हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है, और उन वर्ड को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, या तो आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है या फिर बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है, तो दे हैव द सेम मीनिंग जो वहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है, तो उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर बीएनएस में आपको कहीं पे भी कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, तो वो सेम डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 किस बारे में बात करती है, जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। Throughout this Samhita, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition of penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter title General Exceptions. ठीक है, जनरल एक्सेप्शन हमें दिया गया है सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 44 तक, ठीक है। ये हमें क्या बताते हैं, बेसिकली एक्सेप्शंस बताते हैं कि किन किन केसेस में अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर भी दिया है तो वो पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 34, सेक्शन 14 से लेकर 44 जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है वो हमें बताते हैं कि किन किन केसेस में ऑफेंसेस जो है वो पनिशेबल नहीं माने जाते, इवन जो है वो पनिशेबल भी होते हैं, ठीक है। मतलब उनको पनिश नहीं किया जाता, अगर किसी ने कोई ऑफेंस भी कर लिया तो वो केसेस बताए गए हैं जनरल एक्सेप्शंस के अंदर ना। ये हमारा जो सब सेक्शन है ये क्या कह रही है कि अगर हम कोई भी ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कोई इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो उसको हम किससे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन ऑफ जनरल एक्सेप्शन। मतलब कि अगर हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारी जनरल एक्सेप्शन में कहा गया है कि अगर किसी पर्सन कोई 7 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑफेंस को कर रहा है ना तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है, उसको पनिश भी किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो मर्डर भी क्यों ना करते, अगर 7 साल से छोटा है तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसको हम इस एक्सेप्शन के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, कोई पीनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, दीस शैल बी अंडरस्टूड एंड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर टाइटल जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, पर फिर भी पढ़ने के लिए आप पढ़, ठीक है। देन सेकंड क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर पूरी संहिता में कहीं पे भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो फिर वो जो वर्ड अगर कहीं पे भी फर्दर आ रहा है तो उसको इसी मीनिंग के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सेक्शन 28 आप देखोगे ना तो उसमें कंसेंट की डेफिनेशन को मतलब कंसेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। या फिर आप सेक्शन 2 देख रहे हो तो उसमें डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये कंसेंट है या फिर इन डेफिनेशन में जो भी वर्ड्स हैं अगर वो फर्दर आगे कहीं पे भी आते हैं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इन कंफर्मिटी विद दीज मीनिंग, ठीक है। तो जहाँ पर भी कंसेंट आएगा उसको हम इस कंसेंट की मतलब कंफर्मेटिव के साथ पढ़ेंगे, इस डेफिनेशन की कंफर्मेटिव के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे हमने सेक्शन 2 में हमने एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, काउंटरफीट की डेफिनेशन पढ़ी है, तो काउंटरफीट जहां जहां पर भी आगे आ रहा है हम उसको इस उसका मतलब काउंटरफीट का मीनिंग हम यही लेके चलेंगे जो हमें यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 3 क्या कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी जो है, अगर जो प्रॉपर्टी है वो किसी पर्सन की स्पाउस की पोजीशन में है, ठीक है। स्पाउस क्या है कि अगर हस्बैंड है तो वाइफ की पोजीशन में है, वाइफ है तो हस्बैंड की पोजीशन में है। तो अगर किसी पर्सन की स्पाउस की पोजीशन में है, किसी पर्सन के क्लर्क की पोजीशन में, अभी वो क्लर्क जो है वो चाहे टेम्परेरी है चाहे परमानेंट क्लर्क है, मतलब परमानेंटली एम्प्लॉय किया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी पर्सन की स्पाउस की पोजीशन में है, क्लर्क की पोजीशन में है, सर्वेंट की पोजीशन में है, इवन वो भी परमानेंट है टेम्परेरी है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब वो जो पर्सन है वो पोजीशन को होल्ड कर रहा है इस पर्सन के बिहाफ के ऊपर, तो यही माना जाएगा कि वो उस पर्सन की पोजीशन में है। जैसे कि ये है, ठीक है, इसका सपोज आप ले लो, क्या लोगे, सपोज
इसका कैश पड़ा है, ठीक है, 2-3-4 लाख कैश है, ठीक है। अब ये किसकी पोजेशन में है, उसकी बीवी जो है, उसकी वाइफ जो है, उसकी पोजेशन में है। तो अब हम, और ये जो वाइफ है वो उसको होल्ड करी है ऑन द बिहाफ ऑफ ए, तो हम यही मानेंगे कि वो जो कैश है वो ए की पोजेशन में ही पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर वाइफ है, क्लर्क है, सर्वेंट है, तीनों की पोजेशन में है, तो यही मानेंगे कि किसकी पोजेशन में है, किस पर्सन की पोजेशन में है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और ऑन पर्टिकुलर ओकेजन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट, द क्लर्क और सर्वेंट गिवन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हो या टेम्परेरी एम्प्लॉय कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो आपका क्लर्क सर्वेंट में की कैपेसिटी में आप उसको कर रहे हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर क्लर्क सर्वेंट ही माना जाएगा, ठीक है जी। और क्या कह रहा है, in every part of this Sita, except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omission. तो जहां पर हम एक्ट की बात कर रहे हैं वहां पर ओमिशन की बात भी कर रहे हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस याद रखो, ठीक है। सेक्शन 3(5) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात कर रही है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन इंटेंशन हमने काफी पढ़ी आईपीसी में, सेक्शन 34, ठीक है, याद रख लेना आप इसके आईपीसी का सेक्शन भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, देखो क्रिमिनल एक्ट, वैसे अगर हम बात करें तो आई थिंक आपको सबको याद ही होगा कि है क्या ये कॉमन इंटेंशन, ठीक है। When a criminal act is done in by several persons, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है, several person के द्वारा किया जा रहा है, in furtherance of common intention, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई एक्ट कर रहे हैं in furtherance of common intention, each of such person is liable for that in the same manner as if it were done by him alone, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए लिखो ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है, ये 4 पर्सन हैं। अब ये क्या है, सेवरल पर्सन है, ठीक है, ये कोई एक्ट कर रहे हैं, सपोज ये यहाँ पे अभी मान लो चोरी करने जा रहे हैं, ठीक है, थेफ्ट करने जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो 4 पर्सन है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या है, इन चारों ने प्री प्लान किया है कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे क्या करेंगे, चोरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी डी मिलकर चोरी कर रहे हैं, भले ही यहाँ पर ए ने प्लानिंग करी है, ठीक है, सारे जो भी सामान वगैरह है ला के दिया है, ए जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, बी सी चोरी करने गए हैं, डी यहाँ पर दरवाजे में खड़ा है, एक कह रहा है कि कोई और पर्सन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भले ये चारों अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चारों ने मिलकर एक्ट किया है, यही मानेंगे, और सबको ए बी सी डी सबको ही चोरी के लिए यानी कि थेफ्ट के लिए लायबल किया जाएगा, ठीक है। या मर्डर कर दिया उन्होंने तो मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए ने किया था कि नहीं किया था, गोली किसने चलाई थी, मारा किसने था, दरवाजे पे कौन खड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चारों का एक प्री प्लान है, ठीक है, कोई एक्ट पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कर रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि इन दोनों, इन चारों का आपस में पूरा वो था, ठीक है, कॉमन इंटेंशन थी इनकी। तो जो भी एक्ट किया जाएगा, जो भी एक्ट होगा, उन सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। देखो एक और चीज है, ये जो एक्ट है ना सेक्शन 3(5) अभी आ गई सब सेक्शन, पहले सेक्शन 34 होता था, इसकी कोई अलग से पनिशमेंट नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट पनिशमेंट नहीं होती है। पर इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर भी मर्डर किया है, तो अभी मर्डर की सेक्शन है हमारे पास 103, ठीक है, मतलब पनिशमेंट जो है मर्डर की वो 103 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों को 103 के लायबल किया जाएगा। यहाँ पर डी के दरवाजे में खड़े होने के लिए, बी सी को मारने के लिए ए को अलग से नहीं किया जाता। नाउ सेक्शन 34 की एज सच कोई अलग से पनिशमेंट नहीं है, बट इफ यू सी विद सेक्शन 149 हमारा जो है नाउ 189 इन पीएस, ठीक है, दैट इज अनलॉफुल असेंबली, उसकी अलग से पनिशमेंट होती है, बट सेक्शन 34 की अलग से कोई लायबिलिटी नहीं होती है। जो बस इतना होता है कि जो भी पर्सन है, सारे पर्सन है उनके सेम सेक्शन के लिए जो मतलब उन्होंने क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली फेंस हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास 2 केस हैं। एक वी हैव बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी थी केस वाली वही है कि ए बी सी डी जो 4 लोग थे, ठीक है, वो मर्डर करने जा रहे थे, तो उसमें मास्टर का जिसमें उनको रॉबरी करनी थी, ठीक है। तो डी जो था ही वाज वेटिंग एट द डोर। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या चीज हेल्ड की थी, दैट दोज हु स्टैंड एंड वेट, दोज हु स्टैंड एंड वेट आल्सो सर्व, ठीक है, कि भले ही वो दरवाजे पे खड़ा था, भले ही उसने जाके गोली नहीं मारी थी पोस्ट मास्टर को, बट फिर भी जो भी एक्ट किया गया था वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में किया गया था, तो डी भी उतना ही लायबल है जितने ए बी एंड सी लायबल, ठीक है। तो ये एक लैंडमार्क केस था। एक हमारे पास केस है इसका
इट वाज ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस केस में एक्चुअली कोर्ट ने क्या, पहला केस हमारे पास कौन सा है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। दूसरा केस है हमारे पास ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इस चीज में कोर्ट ने क्या चीज हेल्ड की थी कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि प्री प्लान ही किया गया हो। तो इट्स सेइंग कि जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो प्री अरेंज प्लान है वो एडवांस में दिनों पहले महीने पहले ही करके रखा हो, ऑन द स्पॉट भी वो चीजें हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव इज आवर सेक्शन 3 सबसेक्शन 6। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कॉमन इंटेंशन के बारे में, ये बात कर रहा है सिमिलर इंटेंशन के बारे में। So whenever an act which is criminal only by reason of being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable to act in the same manner as the act were done by him alone with the knowledge or intention. So यहाँ पर क्या है कि 4-5 लोग जो हैं वो कॉमन इंटेंशन में एक पर्टिकुलर एक्ट को करें। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ऑलरेडी एक कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, बी एंड सी आकर उसको ज्वाइन करेगा और सेम इंटेंशन या नॉलेज से ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सिमिलर इंटेंशन है, कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? बिकॉज देयर इज नो प्री प्लान बिटवीन ए बी सी। ठीक है, बट अगर एक प्री प्लान होता तो फिर वो कॉमन इंटेंशन में फॉल कर जाता, अगर प्री प्लान नहीं है तो वो सिमिलर इंटेंशन में फॉल करेगा, व्हिच इज एट द सबसेक्शन 6। पर इसमें क्या होना चाहिए, सेम नॉलेज होनी चाहिए, सेम इंटेंशन होनी चाहिए एज ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, अगर सेम नॉलेज इंटेंशन नहीं है तो फिर सिमिलर इंटेंशन भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर सेम नॉलेज है, सेम इंटेंशन है पर प्री प्लान नहीं है तो फिर वो सिमिलर इंटेंशन में आ जाएगा। अगर प्री प्लान है तो फिर तो वो कॉमन इंटेंशन में ही चला गया, फिर तो बात ही। ठीक है, तो देयर वाज द केस, दो केस है इसके भी हमारे पास, एक है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, एक केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, एंड सेकंड वी हैव पंडूरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये दोनों केसेस एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस होता है, दीज आर नॉट सेम। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन बता रहे हैं कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन के बीच में, ये दोनों सॉरी दोनों केसेस। देन वी हैव 3-7। So whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause the effect by an act or omission is an offense, is to be understood that using that effect partly by an act, partly by an omission is the same offense. तो अगर कोई offense कर रहा है लेकिन पूरी तरह से act नहीं कर रहा, पार्टली बाय एक्ट किया जा रहा है एंड पार्टली बाय ओमिशन किया जा रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस ही माना जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन है इसकी, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ। ठीक है, ए ने क्या किया, जेड की डेथ कॉज की, कैसे की, बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। ठीक है, एक तो वो खाना नहीं दे रहा था जेड को, और दूसरा वो जेड को क्या कर रहा था, मार रहा था। ठीक है, तो पार्टली बाय एन एक्ट, मारना क्या हो गया, एक्ट हो गया, और फूड ना देना क्या हो गया, ओमिशन हो गया। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, मर्डर कमिट कर दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक्ट से किया जा रहा है, अगर पार्टली बाय एन एक्ट, पार्टली बाय एन ओमिशन किया जा रहा है तो वो भी वेरी मच ऑफेंस ही माना जाता है। देन वी हैव 8-1, when an offense is committed by means of several acts। ठीक है, several acts मतलब कुछ बहुत सारे एक्ट करके कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, whoever intentionally, अगर कोई और पर्सन इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा है इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोस एक्ट आइदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस। अब इसकी बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए एंड बी दोनों क्या है, जेलर है, एंड सपोज जेड जो है वो क्या है, प्रिजनर है। अब यहाँ पर क्या हुआ,
ओके, सो देयर आर टू जेलर ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये जेलर है और जेड क्या है, प्रिजनर है। अब यहाँ पर ए की मान लो सुबह की ड्यूटी है, बी की शाम की ड्यूटी है, ठीक है, तो ए क्या कर रहा था, जेड को सुबह में खाना नहीं दे रहा था, बी जो था वो रात को खाना नहीं दे रहा था जेड को। अब ये दोनों क्या कर रहे थे, कॉपरेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ टू कॉज डेथ ऑफ जेड। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों को लायबल किया जाएगा मर्डर के लिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कॉपरेट किया। तो बेसिकली जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया जाए by means of several acts, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों ही लाइबल किए जाएंगे बिकॉज दोनों ने ही जो है वो कॉपरेट करके जेड को खाना नहीं दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी ए एंड बी दो जेलर है, ठीक है, जेड प्रिजनर है। अब यहाँ पर एक ही ड्यूटी थी, सपोज दिन की भी एक ही थी, रात की भी एक ही थी, ठीक है। एक जो था वो जेड को खाना नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, सपोज उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी वीक हो गई, उसकी वजह उसके बाद ए का मान पता चल गया, व्हाटएवर, ए जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद अभी बी यहाँ पर नया जेलर आया, ठीक है। और बी भी जो था वो जेड को खाना नहीं दे रहा था। अब अगर तो वो ए के साथ कॉपरेट करके नहीं दे रहा तो ए एंड बी दोनों को ही लायबल किया जाएगा फॉर मर्डर। लेकिन अगर ए जो था उसको पता नहीं था कि बी भी आगे खाना नहीं दे रहा, या बी को नहीं पता था कि ये भी खाना नहीं दे रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन नहीं थी, तो उस केस में ए को सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल किया जा सकता है एंड बी को मर्डर के लिए लायबल किया जा सकता है। तो इंटेंशनली कॉपरेशन होना जरूरी है, अगर इंटेंशनली कॉपरेशन है तो फिर उस केस में 3(8) बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। दोबारा से सॉरी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन सवरल एक्ट करके कोई ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, सवरल एक्ट के साथ कोई ऑफेंस कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, कॉपरेशन के साथ कर रहे हैं, तो उस केस में जितने भी पर्सन कॉपरेट कर रहे हैं उनको ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए एंड बी यहाँ पर क्या है, दोनों जॉइंट जेलर्स हैं, जेड प्रिजनर है। अब ए की दिन की शिफ्ट है, बी की रात की शिफ्ट है, ए उसको दिन में खाना नहीं दे रहा, बी रात में खाना नहीं दे रहा, तो ए एंड बी ने क्या इंटेंशनली कॉपरेट करके जेड का मर्डर किया, तो यहाँ पर दोनों को ही लायबल किया जा सकता है मर्डर के लिए। वहीं पर एक एग्जांपल है कि ए एंड बी, ठीक है, दोनों मर्डर सॉरी जेलर्स हैं, ठीक है, जेड इज अ प्रिजनर। अब यहाँ पर एक ही ड्यूटी है, दिन की भी और रात की भी, ठीक है। अब ए जो है वो जेड को खाना नहीं दे रहा, जेड जो है उसका ऑफकोर्स वो वीक हो जाएगा, ऑफकोर्स वो खाना नहीं खा रहा, लेकिन उसके बाद ए को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर उसकी जगह पर बी आया। अब यहाँ पर अगर तो बी ए की कॉपरेशन के साथ खाना नहीं दे रहा, कि पहले ए ने नहीं दिया अब बी नहीं दे रहा, ठीक है, उस वजह से अगर जेड की डेथ कॉज हो गई तो मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा, ए को भी किया जाएगा, बी को भी किया जाएगा। लेकिन अगर बी जो है उसकी कभी ए के साथ बात नहीं हुई थी, कोई कॉपरेशन नहीं है, लेकिन बी भी आकर अगर जेड को खाना नहीं दे रहा, तो उस केस में जो बी है उसको मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा और ए को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। ओके, तो दिस इज इट। 3 सबसेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। 3 सबसेक्शन 6 किसकी बात कर रहा है, सिमिलर इंटेंशन की बात कर रहा है। 3 सबसेक्शन 7 किसकी बात कर रहा है, पार्टली बाय एन एक्ट, पार्टली बाय एन ओमिशन, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस किया जा रहा है, पार्टली बाय एन एक्ट किया जा रहा है, पार्टली बाय ओमिशन किया जा रहा है, ठीक है। और 3(8) बात कर रहा है कॉपरेशन, ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन कॉपरेट करके कोई एक्ट कर रहे हैं तो यही माना जाएगा कि दोनों ने मिलकर ऑफेंस किया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज 3 सबसेक्शन 9, so this is the last subsection, then we'll complete our chapter, right? 4 से 13 तो नहीं है, I think syllabus में। So where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर 4-5 पर्सन ने मिलके कोई एक एक्ट किया है तो सबको सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। They can be charged with different offences. तो एग्जाम्पल है, ए अटैक्स Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder, ठीक है। अब ए ने यहाँ पर Z पे अटैक किया, क्यों, क्योंकि Z ने ए को पहले प्रोवोक किया था। तो अगर हम मर्डर की सेक्शन 101 पढ़ते हैं, उसमें एक्सेप्शन में पहले एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो अगर कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो रही है तो फिर वो मर्डर ना रह के क्या बन जाता है, कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है, ठीक है।
तो अगर ए ने अटैक किया, ए ने जो जेड पे अटैक किया था वो अटैक किया था बिकॉज ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लेकिन यहाँ पर बी जो था उसकी ए से सपोज सॉरी जेड से सपोज नहीं बनती थी, उसने उस चीज का फायदा उठा के जेड को जो था अपनी मंजीरिया के साथ इंटेंशन के साथ कि वो जेड की डेथ कॉज करना है उसको मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो ए है उसको लायबल किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर के लिए, एंड बी को मर्डर के लिए ही किया जाएगा बिकॉज प्रोवोकेशन सिर्फ ए को मिली थी, बी को नहीं मिली। ठीक है, एंड इफ बी इज नॉट फॉलोइंग इन एनी अदर एक्सेप्शन ऑफ मर्डर, तो फिर बी को मर्डर के लिए एंड सी को कल्पेबल होमिसाइड के लिए जो है लायबल किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन कोई सेम एक्ट कर रहे हैं तो सबको सेम ही पनिशमेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए उनको गिल्टी भी किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज इट। चैप्टर 2 नहीं है सिलेबस में, वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3 नाउ। कितना टाइम है? वी हैव 50 मिनट्स राइट, सो वी विल डू इट। नेक्स्ट चैप्टर 3 बात कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शन की। तो देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जिसमें अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर भी रहा है, कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रहा है व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू द बीएनएस, उसके बाद भी वो पर्सन को पनिश नहीं किया जाता। सो देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस और डिफेंसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी हैव सेक्शन 14 जो बात कर रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लॉ के द्वारा बाउंड है, कोई एक्ट कर रहा है, या फिर उसको ये मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, तो उस केस में अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानते। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by the reason of mistake of law. Mistake of law इसमें कवर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ mistake of fact है, in good faith believes himself to be bound by law to do it, तो फिर वो offense नहीं माना जाता। अभी ये a soldier fights on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law, A has committed no offense। ठीक है, तो अगर ए जो है वो सोल्जर है, ठीक है, उसने भीड़ पे अगर गोलियां भी चलाई हैं, किससे चलाई है? सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से चलाई है, तो यहाँ पर ए को क्या लग रहा है? दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, तो फिर ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिफेंस जो है उसको मिल जाए। सेकंड की कह रहे हैं ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है वो वाई को अरेस्ट करने आया था। ठीक है, अब जेड को उसने वाई समझ के जेड को अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पर ए की जो लायबिलिटी है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की नहीं बन जाएगी बिकॉज ए ने जो कुछ भी किया गुड फेथ में क्या होना चाहिए एंड उसको लगना चाहिए दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। तो बाउंड बाय लॉ है वो टू अरेस्ट वाई, लेकिन उसने जेड को वाई समझ कर अरेस्ट कर लिया तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ इस वजह से नहीं बन जाती। देन हम जब आईपीसी पढ़ते हैं तो उसको सेक्शन 76 को हम पढ़ते हैं सेक्शन 79 के साथ एंड 77 और 78 को इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 79 दैट इज सेक्शन, अभी हम 14 एंड 17 को एक साथ पढ़ेंगे। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय द लॉ। 14 बात कर रहे हैं बाउंड बाय लॉ की, 17 बात कर रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ। अब यहाँ पर वो बाउंड नहीं है बट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होते हैं वो होता है। ठीक है, ए को लगा कि जो बी है वो जेड का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, तो बी ने क्या ए ने क्या किया? बी को कन्फाइन कर लिया। अब यहाँ पर भले ही बी जेड का मर्डर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ए जो था उसको लग रहा था कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, वो अपना प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो यूज कर रहा है, बी को बचा रहा है, तो जेड को बचा रहा है, और बी को अगर उसने कन्फाइन भी कर दिया तो यहाँ पर ए की जो लायबिलिटी है वो नहीं बन जाएगी बिकॉज ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, इसको लग रहा था कि जो बी है वो जेड की डेथ कॉज कर रहा है, भले वो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन ए को अगर ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो और उस वजह से उसने जो बी है उसको कन्फाइन कर भी लिया, तो ए की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की लायबिलिटी नहीं बनेगी बिकॉज ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, वो अपना प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो अपना यूज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, so nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law। ना ही सेक्शन 14 ना ही सेक्शन 17 मिस्टेक ऑफ लॉ को कवर करता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, गुड फेथ में बिलीव कर रहा है हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। इलस्ट्रेशन क्या है? ए सीज जेड कमिट
what appears A to be murder in the exercise of the best of his judgment. उसने क्या किया गुड फेथ में जेड को कंफाइन कर लिया, सीज कर लिया। तो अब यहाँ पर उसको ये नहीं मानेंगे कि उसने उसको कंफाइन किया या स्ट्रेन किया। क्यों? क्योंकि ही वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। Then we have a section 18. Section 18 is important, so you can start it. Section 18 बात कर रहा है accident in doing a lawful act. Nothing is an offense which is done by accident. अगर कोई एक्ट जो है वो किसी एक्सीडेंट के द्वारा हुआ है या फिर मिसफॉर्च्यून की वजह से, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट एनी नॉलेज, ठीक है, एक्सीडेंट होना चाहिए, मिसफॉर्च्यून होना चाहिए, ना ही तो क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, ना ही नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, नेग्लिजेंस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्ट लॉफुल चल रहा था, लॉफुल मैनर से हो रहा था, लॉफुल एक्ट हो रहा था, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन हो रहा था, तो फिर ये चीज मानी जाएगी कि इट वाज एक्सीडेंट। तो जो भी पर्सन वो एक्ट कर रहा है वो उसे ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक्ट एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज दोनों ही नहीं होनी चाहिए। अगर नॉलेज भी वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिल रही है या रैशनेस मिल रही है, नेग्लिजेंस मिल रही है, तो फिर वो चीज एक्सीडेंट में नहीं आती। इवन अगर नेग्लिजेंस भी है तो वो एक्सीडेंट में नहीं है, ये एक्सीडेंट इज कम्प्लीटली मिसफॉर्च्यून के जहां पर दोनों ही पार्टीज के हाथ में कोई चीज थी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की केस था संजीव नंदा केस, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा था, वो गाड़ी चला रहा था, फुटपाथ पे गाड़ी चला रहा था, तो ही सेड दैट इट वाज एन एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी लोग थे उनको मारने की उसकी इंटेंशन थी नहीं, इंटेंशन भले नहीं थी लेकिन नॉलेज थी कि अगर वो ऐसे इंटॉक्सिकेशन स्टेट में, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में अगर वो गाड़ी चला रहा है, फुटपाथ पे ऑफकोर्स लोग होंगे, सो रहे होंगे, तो अगर उनकी डेथ उस वजह से कॉज हो रही है तो इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, उसकी नॉलेज थी, इंटेंशन भले ही नहीं। तो अगर ये जो डिफेंस है सेक्शन 18 के अंदर अगर हमें लेना है तो उसमें ना ही तो इंटेंशन होनी चाहिए, ना ही नॉलेज होनी चाहिए, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से ये पर्टिकुलर ऑफेंस हो सकता है तो फिर उसमें डिफेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई सपोज खाली सड़क है, उस पर भी अगर कोई बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं तो भले ही नॉलेज नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, लेकिन स्टिल एक थोड़ी बहुत नॉलेज, एक वो होता है, रीजन टू बिलीव होता है दैट इट्स द रोड, तो यहाँ पर कोई पर्सन अचानक से आ भी सकता है, ठीक है, तो फिर वो चीजें एक्सीडेंट में नहीं जाती। एक्सीडेंट कब नहीं होता है? जब बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हो, बिना नॉलेज के हो, लॉफुल एक्ट कर रहे हो, आप लॉफुल मैनर से कर रहे हो, लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे हो, एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, क्रिमिनल नॉलेज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मीन्स से है, लॉफुल मैनर के साथ है, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, तो फिर जो डिफेंस है वो लिया जा सकता है। नाउ ए इज एट वर्क विद हैशेड। हैशेड इज बेसिकली वो जो होती है ना, एक जिसको कहते हैं एक्सरसाइज होती है वो, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, तो आगे वाला हिस्सा था, इट फ्लाइज ऑफ एंड किल्स द मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, ठीक है, तो जो साथ में खड़ा था उसके ऊपर लग गई और वो उसकी डेथ कॉज हो गई। नाउ अगर यहाँ पर देयर वाज नो पॉइंट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मतलब कि यहाँ पर जो पर्सन था, जो ए था, वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ एक्ट कर रहा था, ठीक है, उसको पता था ये टूटी फूटी नहीं है, नॉर्मल है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन ने लिया ऑन द पार्ट ऑफ ए, तो उस जो हिज एक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है एंड वो ऑफेंस नहीं माना, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि इलस्ट्रेशन में ये नो हटा देते हैं, तो अगर प्रॉपर केयर एंड कॉशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर उस केस में जो ए है उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। डिफेंस कब मिल रहा है? अब लॉफुल एक्ट कर रहा है, लॉफुल मैनर से कर रहा है, लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा है, कोई प्रॉपर केयर एंड कॉशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पहले ही लेके रखा है उसमें जो भी केयर एंड कॉशन चाहिए, उसके बाद भी अगर वो हो गया तो इट वाज कंप्लीटली मिसफॉर्च्यून एंड एक्सीडेंट, तो फिर उस केस में डिफेंस मिल सकता है। Then we have section 19. Section 19 बात कर रहा है doctrine of necessity. Doctrine of necessity. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. तो छोटे हार्म को कर देना बड़े हार्म को रोकने के लिए जब हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में आता है कि आपको ये बड़ा हार्म बचाने के लिए छोटा हार्म करना पड़ता है, तो देन दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की ऑप्शन ही नहीं है अभी पर, ठीक है। Nothing is an offense merely by reason of it being done with a knowledge that it is likely to cause harm, ठीक है। नॉलेज है सामने वाले पर्सन को कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे किसी ना किसी तरह का हार्म कॉज हो जाएगा,
बट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया जा रहा है और किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए किया जा रहा है टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी और गुड फेथ में किया जा रहा है, तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 19 के अंदर आपको मिल जाएगा एंड यू कैन टेक दैट डिफेंस। एग्जांपल में क्या था कि सपोज यहाँ पे ये जो है वो अपनी जो शिप है वो बहुत पानी में चला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नाउ सडनली प्रॉपर केयर एंड कॉशन से वो सारा काम कर रहा था, नाउ सडनली इज इन पोजीशन जहां पर यहाँ पर एक बहुत अपने गालों की बहुत बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, और इधर एक छोटी सी जो बोट वोट है। अब यहाँ पर एक के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो इधर जा सकता है या वो इधर जाएगा। अब यहाँ पर इधर जाएगा तो उसकी जो शिप है उसमें सपोज 250 पैसेंजर बैठे हुए, इस बोट में मान लो 10-20 बैठे हुए। अब ए को पता है कि अगर वो ये माउंटेन वाली साइड पे जाएगा तो ये जो 250 पैसेंजर है इनकी डेथ कॉस्ट हो जाएगी, और अगर ये बोट वाली साइड पे जाएगा तो उसमें 20% की डेथ कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर अगर ई जो है वो बोट वाली जो रास्ता है वो ले भी लेता है टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है, बड़ा हार्म बचाने के लिए, ये 250 पैसेंजर्स की जान को बचाने के लिए, अगर ये 20 पैसेंजर्स की जान ले भी रहा है, उनको हार्म कॉज कर भी रहा है, तो यहाँ पर ये जो है वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है उसका हार्म जो है सेक्शन 19 के अंदर जो उसका डिफेंस है वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई तीसरा चौथा वे नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास कोई वे था, कोई ऑप्शन था, ठीक है, या फिर वो पहले ही ये जो भी सिचुएशन है जिसमें वो आया उसको रोक सकता था, उसके पास थोड़ा बहुत उसको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस केस में ही कांट टेक दिस डिफेंस। लेकिन अगर सडनली विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गया है और फिर वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो उस केस में he can take the absolute defense of doctrine of necessity which is under section 19, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि जो हार्म था वो प्रिवेंट किया ना जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, या इतना ज्यादा मतलब वो था कि इसको एक्सक्यूज किया जा सकता है ऑफ द हार्म जो आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब ये जो एग्जांपल है ये ऐसी ही एग्जांपल है, आप देख लेना खुद से, ठीक है। इसमें एक केस है हमारे पास आर वर्सेस डब्ल्यू। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था ना कि बेसिकली आई थिंक तीन कुछ लोग थे, ठीक है, वो किसी शिप वगैरह में फंस गए थे, तो उसमें एक जो चाइल्ड था वो काफी वीक हो गया था, तो बाकी जो बचे हुए लोग थे उसने इसी इनका ही मतलब इसको ही इसकी डेथ कॉज करके इसको ही मार के खा लिया था, ठीक है। बाद में जब डिफेंस दिया था तो उन्होंने डिफेंस क्या दिया था कि वो तो वैसे भी मर ही जाता, तो हमने सोचा कि हम अपनी जान बचा ले, तो दे एंड उसको खा लिया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो कोई नेसेसिटी नहीं है, मतलब आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। सो सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नो नेसेसिटी, इट इज वेरी मच लैंडमार्क केस, इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, उसको मत छोड़ना। और इसी का एक ऐसा मिलता जुलता केस है होम वर्सेस यूएस, तो इसका बस नाम याद रख जाना। Then we have a section 20. Section 20 बात करता है डोली इनकैपेक्ट एंड सेक्शन 21 बात करता है डोली कैपेक्ट, ठीक है। सेक्शन 20 का कहना है कि अगर कोई 7 साल से छोटा बच्चा है, 7 साल से छोटा बच्चा है, तो कुछ भी कर लेगा वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको पनिश किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी डिफेंस दे रहा है कि कोई भी 7 साल से छोटा बच्चा है वो कोई भी ऑफेंस कर लेगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। जोली इनकैपेक्ट मतलब कि उसको पता ही नहीं है, उसको है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है दैट व्हाटएवर ही इज डूइंग, उसको पता ही नहीं है नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, वो जानता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या दे रहे हैं हम, एब्सोल्यूट जो है वो दे रहे हैं। फिर एज सेक्शन 21 क्या कह रहा है, डोली इनकैपेक्ट, सॉरी डोली कैपेक्ट, ये बात कर रहे हैं जो बच्चे सेक्शन 7 साल से लेके 12 साल तक के, ठीक है। अब यहाँ पर नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding the judge of nature and consequences of his conduct on that occasion। तो 7 से 12 साल तक के बच्चे को एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं देते हैं, उसमें वो देखेंगे कि जो सामने वाला पर्सन है उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर उसको सफिशिएंट मेच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता चल रहा है उसने जो एक्ट किया है वो क्या है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको नॉलेज थी, तो फिर उस केस में उसको पनिश किया जा सकता है, अदरवाइज पनिश नहीं किया जा सकता। और 12 से 18 साल का तो हमारे पास है ही ना वो जुवेनाइल वाला एक्ट, ठीक है।
तो सेक्शन 20 क्या कह रहा है, कंप्लीट लाइबिलिटी सॉल्व कर रहा है वो कि 7 साल से अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो उसका ऑफेंस माना ही नहीं जाएगा। 7 से 12 ईयर के जो बच्चे हैं उनका देखा जाएगा कि उनको क्या समझ आ रहा है, कितनी उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका डेमिनेट देखा जाएगा, सफिशिएंट मेच्योरिटी है उनके पास नहीं है, टेन उन्होंने की है या नहीं की है, जो वो एक्ट करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो उनको पता है नहीं पता है, तो उस केस में फिर वो देते हैं। ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 22 एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड। तो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, नथिंग इज एन ऑफेंस, अगर कोई अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, वो कोई एक्ट कर रहा है, who is incapable of knowing the nature of the act and consequences of the act, और उसको नहीं पता कि वो जो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है, कंट्रेरी टू लॉ है, तो उसको भी पनिश नहीं किया जाता। ठीक है। तो एक बार देखिए हम पीछे है ना, रिवाइज कर लें थोड़ा सा। सेक्शन 14 क्या बात कर रहा है, बाउंड बाय लॉ की। सेक्शन 17 क्या बात कर रहा है, जस्टिफाइड बाय लॉ की। ठीक है। सेक्शन 15 एंड 16 हमने किए नहीं ना, चलो अभी करवा देते हैं। सेक्शन 18 बात कर रहा है एक्सीडेंट की। सेक्शन 19 बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की। उसमें हमने कौन सा किया, आर वर्सेस जड्डी का केस किया, होम्स वर्सेस यूएस का केस भी किया। ठीक है। 20 बात कर रहा है डोलियन कैपेसिटी की। अगर कोई 7 साल से छोटा बच्चा है तो उसको पता ही नहीं, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, वो मार ही नहीं सकता, किसी का कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता। सेक्शन 21 की बात कर रहा है कि कोई 7 से लेकर 12 साल तक का बच्चा है, तो उसकी हम क्या देखेंगे कि उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी समझ है, उसको पता है वो जो एक्ट कर रहा है या नहीं पता है। ठीक है। सेक्शन 22 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 22 बात कर रहे हैं अनसाउंड माइंड के लिए, क्योंकि ऑफ उनको भी अगर दे आर इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ देयर एक्ट, फिर उनको भी क्या मिलेगी, डिफेक्ट। सेक्शन 15 एंड 16, अच्छा ये सेक्शन 23 करने से पहले 15 16 देख लेते हैं। व्हाट सेक्शन 15 16 जजेस की जो एक्ट है उनके बारे में बात करता है। ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज। अगर कोई जज ने कोई एक्ट किया है, ठीक है, ही वाज एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इज in good faith he believes to be given to him by law, तो फिर उस केस में जजेस के ऊपर कोई जो है वो चार्ज नहीं करता। जैसे भी जज ने किसी को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, डेथ की पनिशमेंट दे दी, तो उस केस में जज के अगेंस्ट हम नहीं ना चला देंगे प्रोसीडिंग्स वगैरह, तो जज को क्या किया जाता है, इम्यून किया जाता है इन सब चीजों से। एंड 16 क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया है इन द पर्सन ऑफ द जजमेंट, तो फिर उस केस में उस पर्सन को भी आप पनिश नहीं कर। ठीक है, बस इतना ही है। Then we have a section 23. Section 23, section 24 बात करें intoxication की। Section 23 absolute defense देता है, absolute defense देता है section 23. Nothing is an offense which is done by a person. Offense नहीं माना जाएगा अगर कोई भी person, कोई भी ऐसा एक्ट किसी person ने किया है who at the time of doing it, तो जब वो कर रहा था by reason of intoxication, intoxication की वजह से he was incapable of knowing the nature of the act, ठीक है, उसको पता ही नहीं था वो क्या एक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन की वजह से, एंड ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन की है, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन की है, इस हद तक की है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट इज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट, या फिर वो जो भी कर रहा है वो रॉन्ग है, कंट्रेरी टू लॉ है, तो उस केस में इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो उसकी विल के अगेंस्ट होनी चाहिए, उसकी नॉलेज के बिना होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ मिला विला के दे दिया सपोज, या उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी नॉलेज के अगेंस्ट अगर उससे इंटॉक्सिकेट किया गया है, तो फिर उस केस में ये डिफेंस होता है। अगर अपनी मर्जी से किया है तो फिर उस केस में एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं होता, उसमें लिमिटेड डिफेंस होता है। ठीक है, वो सेक्शन 24 बात कर रहा है। सेक्शन 23 के बात कर रहे हैं ये तो इंटॉक्सिकेशन पर्सन है जिसको पता ही नहीं चलता उसके एक्ट के बारे में, उसकी नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग ही नहीं समझ आ रही, उसको नॉलेज ही नहीं आ रही इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को, और वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो बिना उसकी विल के, ठीक है, बिना उसकी विल के हुई थी और बिना उसकी नॉलेज के हुई, तो फिर ये सेक्शन जो है वो है। अगर उसने अपनी विल से, अपनी नॉलेज से इंटॉक्सिकेट किया है, तो फिर उसका डिफेंस सेक्शन 24 में है, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये लिमिटेड डिफेंस है। ठीक है,
साइड पे लिख लेना अपने डायरेक्ट में, ये एब्सोल्यूट डिफेंसिव है, ये लिमिटेड डिफेंसिव है। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन इंटॉक्सिकेट कर रहा है और अपनी विल से कर रहा है, अपनी नॉलेज से कर रहा है, तो उस केस में अगर कोई पर्सन फिर वो जाके ऑफेंस कर रहा है, तो फिर वो ये एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं तो इंटॉक्सिकेट था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने इसको मार दिया। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? ये ऐसे तो सारे इंटॉक्सिकेट हो गए, अपना ऑफेंस वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, इस हद तक इंटॉक्सिकेटेड है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो इंटॉक्सिकेशन उसने की है वो अपनी विल से की है, तो उस केस में हम इंटेंशन तो नहीं लगा, लेकिन नॉलेज नॉलेज हम पूरी लगा देते हैं। ये मतलब फिर उस केस में जो पनिशमेंट मिलेगी उसको इंटेंशन के बेसिस पे नहीं मिलेगी, नॉलेज के बेसिस पे मिलेगी कि उसके पास नॉलेज थी कि वो जो एक्ट कर रहा था वो गलत था, इंटेंशन नहीं डालती। जैसे कि अगर आपने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा हो तो उसमें इंटेंशन की अलग से पनिशमेंट है, नॉलेज की अलग से पनिशमेंट है, वो थोड़ी इंटेंशन से कम है क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इंटेंशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज आती है, तो फिर वहां पर हमें ये नॉलेज वाली जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 24 में दी जाती है। इसका एक लैंडमार्क केस है वसुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये आप नाम याद रखना बिकॉज इट इज वेरी मच लैंडमार्क। ठीक है, तो सेक्शन 23 एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन 23 जो है वो दे रहा है हमें एब्सोल्यूट डिफेंस। क्या दे रहा है? एब्सोल्यूट डिफेंस दे रहा है कि कोई पर्सन है उसने इंटॉक्सिकेशन की है, इस हद तक की है कि उसको नेचर कॉन्सिक्वेंसेस उसके एक्ट के जो है वो समझ ही नहीं आ रहे हैं, और वो ये जो इंटॉक्सिकेशन है ये बिना उसकी नॉलेज के है, बिना उसकी विल के है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, उसके पास एब्सोल्यूट डिफेंस है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन सेक्शन 24 बात कर रहा है लिमिटेड डिफेंस कि अगर कोई पर्सन है उसने इंटॉक्सिकेट कर लिया अपने आप को, बहुत ज्यादा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर विल भी है, नॉलेज भी है। ठीक है, तो उस केस में अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, तो वहां पर उसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं लेंगे, बल्कि हम ये मान लेंगे उसकी इंटेंशन भले ही नहीं थी, लेकिन उसकी नॉलेज पूरी थी कि वो जो भी एक्ट कर रहा था उसकी पूरी नॉलेज थी दैट हाँ मैं ये करूंगा तो इससे ये चीज हो जाएगी। ठीक है, फिर वी हैव सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या बता रहे हैं? सॉरी,